नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अतीत की यादें। श्वेता की विदाई सुबह ही हो गई थी। घर कितना खाली खाली सा लग रहा था। द्वार पर सजे बंधन बार और गेंदे के फूल सूख गए थे। पूरे घर में एक मीठी महक फैली हुई थी। मिठाइयों की मिठाइयों की, फूलों की, पूजा के हवन की, धूप की। नवंबर की धूप सुखदाई होती है। यही की नवंबर की धूप सुखदाई होती है। यही नवंबर था जब बरसों पहले ब्याह कर वह इस घर में आई थी। अलमारी का पल्ला खोलकर वैष्णवी अपनी यादों के नवंबर के में डूब रही थी। पिछले 3-4 दिनों की उतरी हुई साड़ियाँ यूं ही बिना तय लगे रख दी थी उसने। कितनी सुंदर लग रही थी ये रंग बिरंगी साड़ियाँ। सबसे ऊपर स्लेटी रंग की कांजीवरम की साड़ी थी, नन्ही सुनहरी बूटियाँ और गहरा मैरून बॉर्डर। कल शाम ही तो पहनी थी ये साड़ी वैष्णवी ने। श्वेता के द्वार 4 के समय जूड़े में बेला का गजरा और मोती की एक लड़ डाल ली थी गले में। जैसे ही कमरे से बाहर निकली, विनय सामने पड़ गए थे। यह मात्र एक संयोग था कि विनय सचमुच उसे लेने आए थे। दामाद के स्वागत के लिए वैष्णवी को देखते ही ठिठक गए। ये साड़ी, एक पूरा अतीत कौंध गया। इन 2 शब्दों की गूंज से विनय की गहरी दृष्टि से कितना कुछ याद दिला दिया था वैष्णवी को। घर छोड़ने से पहले यह विनय का अंतिम उपहार था उसके लिए। बीत गए 15 वर्षों का खालीपन जैसे ही इन शब्दों में भर गया हो। क्या विनय को इस साड़ी की याद है? इस समय तो कभी भी वैष्णवी के साथ श्रृंगार पहनने ओढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे विनय और वैष्णवी का विवाह एक चर्चित विवाह था। विनय क्लास 1 अफसर और वैष्णवी MA फाइनल की छात्रा। रिश्ता अच्छा मिल गया था तो इम्तहान के 2 महीने पहले ही विवाह की तारीख रख दी गई थी। विनय की पद प्रतिष्ठा वैष्णवी के घर वालों के लिए गौरव और सकून की बात थी। नादान, अपरिपक्व और आदर्शवादी यह वैष्णवी थी। गंभीर, जिम्मेदार, मातृभक्त और दीदिया के दुलारे ये विनय थे। वैष्णवी के बचपने शिकायतें और उल्लंघनों पर एक शांत सी मुस्कुराहट देकर वह जाते थे विनय, जिसका यह कोई अर्थ नहीं समझ पाता था। सहसा पास के कमरे से कुछ ऊंचे स्वरों को सुनकर वैष्णवी अतीत की पीछे छोड़ती हुई वर्तमान में वापस आ गई। मेहमानों के जाने की चहल पहल और उनकी विदाई का हल्का हल्का शोर आ रहा था। बीच बीच में अम्मा और दीदिया के स्वर। मेहमान वैष्णवी को झटका सा लगा। उसकी हैसियत भी तो इस घर में मेहमान जैसी ही है। श्वेता की माँ है वह, लेकिन मेहमान। विवाह के 2 दिन पहले आई और 2 दिन बाद चल देगी। कैसी विडंबना है उसे। अपनी कोख जाई के विवाह में इस तरह आना पड़ा था। वह लौट जाएगी फिर से अपनी दुनिया में। सुबह शाम को कोई मूवी या डिनर और रात को देर तक किताबें पढ़ते रहना। ये चहल पहल, ये भाभी, चाची, मामी, दुल्हन के संबोधनों की पुकार, ये लाल हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, आलता, सिंगार, सब कुछ छूट जाएगा। दूसरे कमरे में अम्मा, दीदी और विनय की बातचीत चल रही थी। वैष्णवी सब कुछ साफ साफ सुन रही थी। पगफेरे के लिए श्वेता को शाम को आना है। बेटी, दामाद और उसके घर वालों को उपहार क्या दिया जाएगा या उनके खाने में क्या बनेगा, इस बात पर चर्चा चल रही है। वैष्णवी निर्लिप्त भाव से अजनबी की तरह अकेली बैठी थी, लेकिन मन में एक ईर्ष्या भाव। क्यों? यह अधिकार भी तो उसे पहले भी नहीं था कि जब वह सच में इस घर की बहू हुआ करती थी। 15 वर्षों पहले पार की इस घर की दहलीज, इस वादे के साथ श्वेता के ब्याह में कन्यादान का अधिकार बस उसका ही होगा। क्यों पार की थी दहलीज? बहुत से छोटे छोटे कण और कारण थे जो मिलकर अलगाव का पर्वत बन रहे थे। साहित्यानुरागी वैष्णवी का मन पंत महादेवी और निराला की कविताओं से अनुरूप था। शिवांगी की नायिकाओं का सौंदर्य, कोमलपन और आदर्श थे, लेकिन यहाँ आकर उसे लगता था कि उसका अस्तित्व कुएं में गिर गया है। सुबह से शाम तक रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी, उसकी निरर्थक बकवास सुनते सुनते
रहना, आए दिन के व्रत उपवास, ढकोसले, रीत रिवाज, छुआछूत, पाखंड, इन सभी में वह खोती चली जा रही थी। श्वेता के जन्म के बाद अम्मा ने उसे कभी वैष्णवी के पास नहीं आने दिया था। कभी ढंग की साड़ी गहने पहनकर तैयार होती तो विधवा दीदिया की भेदने वाली निगाहें वैष्णवी को आर पार भेद देती। वह मन खा सकती थी, न पहन सकती थी, न मन से सो सकती थी, न जग सकती थी। श्वेता के लिए विनय सावधान हुए और समय रहते उसका दाखिला देहरादून के एक प्रख्यात कॉन्वेंट में करा दिया था। लेकिन वैष्णवी उसका क्या, कितनी कोशिश की थी उसने मन मार के, लेकिन उसके मस्तिष्क ने हर तर्क को काट उसके मुंह पर दे मारी थी। वैष्णवी ने सोचा था कि प्रेम का प्रवाह हर अवरोध को मिटा देगा, लेकिन कैसा प्रेम? प्रेम की सरसता भी तो कहीं नहीं थी, जिसके पीछे वह सारा जीवन यूं ही काट देती। कभी घड़ी दी, 2 घड़ी बैठकर विनय के साथ कहने सुनने का समय भी तो न था। विनय का डरपोक प्रेम निवेदन बस रात के अंधेरे में ही जागृत होता था। पति से रूठने मनाने के सपने भी तो कभी के दफन हो गए थे। विवाह के 10 वर्षों से उसका मन रीता रीता हो गया था। वह विनय से कभी जुड़ ही नहीं पाई थी। बूढ़ी माँ और विधवा दीदिया की भावनाओं से कहीं भी प्रेम की न पहुँचे, इस बात पर विनय विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन वैष्णवी ना तो बूढ़ी थी ना ही विधवा, कितना सहन करती। एक ठोस निर्णय ले पाने में उसके लिए आसान न था। उसने तय किया ऐसा जीवन उसे नहीं चाहिए। लक्ष्मण रेखा उसे पार करनी ही थी। निशब्द विनय स्तब्ध थे, अवाक थे, लेकिन वैष्णवी दृढ़ थी अपने निर्णय पर। श्वेता और दीदिया उसके विवाद देख रहे थे। बस उसने कन्यादान का अधिकार मांगा था। 15 वर्षों से अकेले रहते हुए पता नहीं कितनी बार वह अपने एकांत में रोई, टूटी, बिखरी, पछताई, लेकिन अब भी इंतजार करती रही। शायद विनय उसे पुकार लें, बुला लें, लेकिन नहीं, कहीं कभी किसी ने नहीं पुकारा। इन वर्षों में विनय जब जब सरकारी काम से दिल्ली आए वैष्णवी से मिलते रहे, इस तरह जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है, लेकिन कभी लौट चलने के लिए नहीं कहा। वैष्णवी के गले में कुछ फंसने सा लगा। दरवाजे पर आहट हुई थी। विनय थे, वे भीतर आए और सामने सोफे पर बैठ गए। हमेशा की तरह गंभीर, शायद कुछ उदास भी थे। मन में एक मखमली, उसके हाथ में एक मखमली डिब्बी थी। वे कैबिनेट पर रखे अमूर्त चित्रों को देख रहे थे। शायद वहाँ भी नहीं रहे थे। सहसा लगा कमरे का सन्नाटा बहुत गहरा हो गया। कमरे में विनय, वैष्णवी और सन्नाटे की गहरी चादर। ये तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से तुम्हारा उपहार। श्वेता की माँ को विनय का स्वर कातर हो गया। वैष्णवी अंजिम आंखों से विनय को देख रही थी। उसकी दृष्टि विनय की कनपटी के सारे सफ़ेद बालों पर टिक गई। आया विनय लिपट कर रो दे, लेकिन उसने डिबिया खोली। लाल कागज में लिपटी झकझक करता मंगलसूत्र और सोने के कंगनों का एक जोड़ा। बरसों पहले सोने के जेवर पहने लेने पर अम्मा एक तंज कसा करती थी। याद आया, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। अब मैंने सोने के जेवर पहनने छोड़ दिए हैं विनय। उसका कंठ भर आया। विनय वैष्णवी को रोक लेना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी आंखों के कोर का गीलापन वैष्णवी ने देख लिया था। उस उम्र बढ़ते ने के साथ भावनाओं को छिपाना कितना कठिन हो जाता है। वैष्णवी ने अपना सामान सूटकेस में जमाना शुरू कर दिया। विनय बहुत मंद स्वर में कह उठे, रुक जाओ विशु, जाना इतना भी ज़रूरी है क्या? उसके बिल्कुल पास आ गए थे। वैष्णवी कांप उठी। इन कुछ पलों में उसकी दृष्टि में पूरा अतीत वर्तमान की सी तीव्रता के साथ घूम गया। हर क्षण उसने मानो दोबारा से जी लिया हो। उसने पलट कर विनय को देखा। वहाँ एक आसपास कोई नहीं था। एक आग्रह था वैष्णवी को रोक लेने का। उन पर तरस हो आया, लेकिन उसे तरस से क्या रिश्ते निभ सकते हैं? नहीं, इस क्षण कमज़ोर नहीं पड़ना है उसे। मुझे जाना होगा विनय, तुमने पुकारने में बहुत देर कर दी।
वहाँ कोई मेरा इंतज़ार में है। वैष्णवी के लिए अब स्वयं को संभाल पाना अब कठिन होता जा रहा था। जाते हुए उसने आभूषण की डिब्बी टीवी के कैबिनेट पे रख दी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है प्लीज़ बताइएगा। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।